प्रधानमंत्री ने वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव की बताई जरूरत। कहा, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा के बीच के अंतर को कम करने किए जा रहे प्रयास। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक आयोजित। राज्यपाल ने कहा, महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल और करियर प्रकोष्ठ होना जरूरी। भिलाई में भाजपा ने किया सेवा समर्पण संगोष्ठी का आयोजन। राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को दी मंजूरी। दुर्ग में प्राचार्यों और योजना प्रभारियों ने कुपोषण से मुक्ति के लिए बताया इसे महत्वपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी ने कई चुनौतियां खड़ी की हैं और बहुत से सबक सिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं। चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा के बीच के अंतर को लगातार कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संबोधित किया। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक रायपुर में आयोजित की गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित समन्वय समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों को आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग के अनुसार काबिल बनाने और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किए जाने आदि के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी महाविद्यालयों का नेक के जरिए मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए भी एक प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुरूप विषयों का चयन कर रोजगार प्राप्त कर सकें। राज्यपाल ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल भी गठित किया जाना जरूरी है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में श्री सिंहदेव ने मीडिया को जानकारी दी। 200 से ऊपर हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें 16 भी पंजीकृत उसमें नहीं हो पाए थे, उनने वो पैमाने तैयार नहीं किए थे। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी के पहल से, विभाग के पहल से करीब 80% संस्थाओं को उस प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है कि नैक के मान्यता के लिए वो अब अप्लाई कर सकते हैं। और शेष उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 महीने के अंदर 100% जितनी भी संस्थाएं हैं उनको नैक से एक्रेडिटेशन के लिए
भेज दिया जाएगा ताकि यूजीसी के ग्रांट फिर मिल पाए। अभी हम उससे वंचित हैं। श्री सिंहदेव ने बताया कि समन्वय समिति में प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर शोधार्थियों को विभाग द्वारा फेलोशिप दिए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में ई गवर्नेंस लागू करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई है। केंद्र सरकार 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रही है। सुशासन के 20 सालों पर आधारित इस कार्यक्रम में केंद्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है स्मार्ट सिटी योजना। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर बोलते हुए कहा कि शहरीकरण वर्तमान समय की जरूरत है। हर शहर को इमारतों से, रास्तों की साइज से नापा नहीं जा सकता। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, हर शहर की अपनी आत्मा होती है, हर शहर की अपनी पहचान होती है। अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है, ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि शहरीकरण को दिक्कत न समझकर इसे एक अवसर के रूप में लें। केंद्र सरकार के सेवा और समर्पण अभियान के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आज भिलाई में सेवा समर्पण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी विशेष रूप से मौजूद थे। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि सेवा और समर्पण भाजपा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करते, बल्कि हर स्तर पर सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। सेवा और समर्पण पार्टी का हिस्सा है। हमारा कार्यकर्ता लोग केवल सत्ता के लिए लड़ने वाला नहीं है। सेवा और समर्पित जीवन हमारा कार्यकर्ता और नेताओं का जीवन है। हर स्तर में सेवा भी है और समर्पित जीवन भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, फलों व अनाज का वितरण सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 7 अक्टूबर तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के अंतर्गत में आप देखे होंगे कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा थैला वितरण भी किया जा रहा है। जो चावल लेने वाले हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसके अलावा पार्टी का प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बना हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वन विभाग भी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व ने कार्यक्रमों की सूची जारी की है। जगदलपुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी ये सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक इंद्रावती टाइगर रिजर्व AK श्रीवास्तव ने बताया कि पहला कार्यक्रम 44 सप्ताह तक पैदल गश्ती है। वहीं दूसरा कार्यक्रम आउटरीच एक्टिविटी यानी विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वहीं तीसरी गतिविधि इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील्स है। इसके तहत वाहन रैलियों के द्वारा भी बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे 44 सप्ताह का कैलेंडर निर्धारित है और उसमें से 15 सप्ताह में हम लोग गश्ती पूर्ण कर चुके हैं। एक एक्टिविटी तो पैदल पेट्रोलिंग की है। तीसरी एक्टिविटी जो MTCA ने अमृत महोत्सव के तहत निर्धारित की है वो है इंडिया फॉर टाइगर्स। उसका टाइटल इंडिया फॉर टाइगर्स ए रैली ऑन व्हील्स। मतलब इसमें वाहनों में एक रैली निकलेगी। इस रैली का भी उद्देश्य है कि लोगों को बाघ संरक्षण के लिए जागरूक करना। इसके लिए उन्होंने भव्य कार्यक्रम के लिए मेगा इवेंट्स, जिसको उन्होंने कहा है मेगा इवेंट्स के लिए 9 टाइगर रिजर्व का सिलेक्शन किया है। उन्होंने बताया कि सभी गतिविधियां यहां सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल वाटिका से प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। दुर्ग जिले के प्रधान पाठक हरीश शर्मा ने कहा कि बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने में मिड डे मील योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में जो निर्णय अभी स्कूलों में पोषण युक्त आहार देने का जो निर्णय लिया है, उसमें शासन की मंशा है कि ऐसे बच्चे सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे रहते हैं, उनको पोषण आहार, प्रोटीन युक्त भोजन और कैलोरी युक्त भोजन दिया जा सके। इस तरह की योजना के साथ शासन ने इसको लागू किया है। और सामान्यतः ऐसे बच्चे जो घर में पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं कर पाते, विद्यालय में आएंगे और साथ साथ उनको कैलोरी युक्त भोजन भी मिलेगा, साथ साथ वे स्कूल से जुड़ने के एक तरीका रहेगा, जिससे स्कूल में बच्चे जो है उत्साहपूर्वक स्कूल में आएंगे। मिड डे मील योजना प्रभारी दुर्ग राजेश ओझा ने कहा कि स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन के मेनू में बदलाव किया जाता है। विशेष अवसरों पर पकवान भी परोसे जाते हैं। निर्माण योजना के तहत जो है इस बार इस योजना में जो है प्री प्राइमरी विंग को भी शामिल किया गया, जिसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको जो है पोषण युक्त जो है भोजन प्रदान किया जाएगा। इस भोजन में, इस योजना में एक खास विशेष पहलू यह है कि इसमें तिथि भोजन का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है किसी विशेष पर्व, त्यौहार या स्कूल के किसी समारोह के समय वहाँ पे अध्ययनरत जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको पोषण युक्त विशेष भोजन दिया जा सकता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण मंशा है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें से अधिकांश बच्चे जो है कुपोषित रहते हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे रहते हैं। सरकार का ये प्रयास है कि हम इन बच्चों को जो आते हैं दोपहर के समय गर्म भोजन दिया जाए, जो पोषण युक्त, जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में उसमें सफलता मिल सके। उप प्राचार्य सुजाता दत्ता ने कहा कि गरीब तबके से आने वाले बच्चों में योजना के जरिए पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। बहुत ही गरीब तबके से बच्चे आते हैं जो अच्छी तरह से भोजन भी नहीं कर पाते अपने घर में, तो यहाँ पर प्रोटीनियस भोजन जो बच्चों को विकास के लिए देना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। तो निश्चित रूप से बच्चों का शारीरिक विकास भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इस तरह शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षाविद, स्कूलों के मिड डे प्रभारी, प्रधानाध्यापकों ने इस योजना से शिक्षा को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने वाला बताया। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे सलीहा आंदोलनकारी वीर सुरेंद्र साई के बारे में। 30 सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का विरोध किया। (1826) में जब खरियार राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया। खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलीहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलीहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलीहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी।
सलियागढ़ और आसपास के गांवों में केजूदास बाबा, रामलाल देवोंगन, गौड़ा राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर खरियार में कई बैठकें हुई। खरियार में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से चलाया गया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।